ऑफ यू। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक जो ओशंस और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें। देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और मान लो कोई चीज़ छूट गई है और आपने क्लियर नहीं की है, मुझसे नहीं पूछा है, तो वो जो डाउट है ना वो फिर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे का टॉपिक भी फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी उसको समझने में। तो इसलिए जो चीज़ आप पढ़ते हो उसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है, जो नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं, वो पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं ना। तो बच्चा देखो, ऐसी बात है कि भाई जो हम लोग भी क्या करते हैं कि पीडीएफ वगैरह जो भी आपकी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, ये एक टाइम तक रखते हैं, ठीक है। एक टाइम बाद हमें भी मोबाइल से डिलीट करनी पड़ती है, क्योंकि फिर मेमोरी फुल हो जाती है तो आगे की वीडियोस नहीं बन पाती है। तो जो वीडियोस तो फिर भी मैं आपकी जो है आपको आसानी रहे इसलिए यूट्यूब पे डाल देती हूँ, ताकि आप लोग फिर से उसको देख सकें। लेकिन जो पीडीएफ वाला जो सिस्टम है ना, वो पीडीएफ का सिस्टम ऐसा है कि भाई पीडीएफ एक बार बनाया, आपको भेजा ग्रुप में, हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन जब भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो वो मैं आप लोगों को वापस उसके नोट्स दे दूंगी, क्योंकि जो मेरे पास नोट्स मेरे हैं लिखे हुए वो आप लोगों को तभी मिल पाएंगे। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम दोबारा दोबारा पीडीएफ बना के नहीं डाल सकते ना। तो अगर कोई बच्चा आपके कांटेक्ट में है और जिसने सारे नोट्स बनाए हों प्रॉपर, तो आप उससे नोट्स लेके अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, महासागरीय लवणता, उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने बात की थी कि पूरी जो पृथ्वी है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर बात करें तो तीन चौथाई से भी जो अधिक भाग है वो कौन सा था, हमारा महासागरीय जल विद्यमान है। समझना है चीज़ों को। पूरी पृथ्वी के ऊपर 3/4 जो भाग है वो महासागरीय जल के रूप में है। और जो ये महासागरीय जल है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व जो है वो मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारे लवणीय तत्व पाए जाते हैं जो महासागरीय जल को खारा बनाने का काम करते हैं। अब देखेंगे आपकी, जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी की कमी आ रही है। अगर पानी की कमी है तो जो महासागर है, इतने बड़े बड़े महासागर है, तो हम पानी वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो वाला जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवणता के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें देखेंगे कि ये लवणता के तत्व आते कहाँ से हैं, किस प्रकार से जो है समुद्र के अंदर ये डिपॉजिट होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, क्या कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अभी इजराइल ने एक इजराइल ने एक मशीन बनाई थी जिससे महासागर का जो जल है उसको उन्होंने प्योरीफाई करने का काम किया था। लेकिन वो प्योरीफाई भी कितना, सिर्फ 75% तक ही हो पाया था, 25% नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उस जल को पीने योग्य अवस्था में हम नहीं मान सकते। क्लियर हुई ये चीज़। अब देखिए, अगर आप बात करें पूरे जल की, तो पूरे जल में 24.7%, देखो जब लवणता को दर्शाते हैं तो ऐसे ये प्रतिशत का निशान बना के एक बिंदु यहाँ और लगाते हैं, इसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। ये लवणता मापन की एक इकाई होती है जिसको पीपीटी के रूप में दर्शाते हैं, और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, ये प्रतिशत बनाया उसके साथ एक बिंदु और लगा देंगे। इस 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा मानी गई है, ठीक है। अब देखिए, महासागरीय जल के जो लवणीय पदार्थ हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो मिली थी हमारे चैलेंजर अभियान से। चैलेंजर जब अभियान हुआ, उस अभियान के तहत हमें पता चला कि हमारा जो महासागरीय जल है उसमें बहुत सारे तत्व जो है वो घुले हुई अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। और दीर्घ काल तक तो यह भी मान्यता रही कि महासागरों के जल में ये लवणता जो है ये धरातलीय क्षेत्रों यानी नदियों के द्वारा पहुंचाई जाती है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे जैसे ये महासागर है और जैसे ये का पर्वतीय क्षेत्र था, तो यहाँ से नदियाँ ही आती हैं। नदियाँ जब इस महासागर में गिरती हैं तो वो अपने साथ बहुत सारे अवसाद, मिट्टी, पदार्थ, बहुत सारे लवणीय तत्व, सब कुछ अपने साथ बहा कर लाती हैं और महासागर में डालती हैं।
तो पहले तो यही मानते थे कि जो ये नदियां हैं ये अपने साथ घुलनशील पदार्थों को लाती है और महासागरों में छोड़ देती है, जिससे क्या होता है, लवणता बढ़ जाती है और वो जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता, यानी कि यूजफुल नहीं रहता। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। अब देखिए इसमें आगे भी इसमें दो चार चीज़ें और भी हुई। देखिए अब क्या हुआ धीरे धीरे कि IAPSO इंटरनेशनल एसोसिएशन, फुल फॉर्म इसकी लिख लेना आप लोग, इंटरनेशनल, क्योंकि ये फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड ओशन। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल साइंस एंड ओशन, इसके अनुसार जो ये एजेंसी है IAPSO, अब जब भी कभी इसका नाम आगे यूज़ होगा तो हम IAPSO ही बोलेंगे, पूरा नाम इसका नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। IAPSO इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ ओशंस, ये एजेंसी है, इसके द्वारा क्या किया गया कि महासागरीय जल में लवणता जो बताई गई, इसने बताया कि महासागरीय जल में जो लवणता होती है वो औसत लवणता, इन्होंने औसत लवणता 34.992% बताई, या फिर हम उसको बोले कि PPT बताई। 34.992 PPT औसत लवणता किसने बताई? IAPSO एजेंसी ने महासागरीय लवणता की औसत लवणता हमें बता दी। ठीक है, औसत लवणता। अब देखिए जो ये लवणता होती है इसको भी मापने की एक इकाई होती है। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रति हजार भी लिख सकते हैं। आप इसको 35 ग्राम प्रति किग्रा भी लिख सकते हैं। जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे ना आगे, तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं, उसमें इन्हीं में आपको कंफ्यूज कर देंगे। या फिर आप लिखेंगे कि 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम जो जल है उसमें 35 ग्राम कितना है, हमारा लवणता का तत्व पाए जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए हम क्या बात करेंगे कि हमारे जो महासागरीय जल है उनमें कौन कौन से लवणीय तत्व है। अब देखिए टोटल, अगर सारी एजेंसियों की टोटल जो बात की जाए औसत रूप में, तो वो 14 तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, जो क्या करते हैं, जल का खारापन बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, 14 तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, किसमें? समुद्र की लवणता को बढ़ाने के लिए। अब ये 14 तत्व कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले, अब इसका प्रतिशत भी आपको, ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका जो प्रतिशत है वो लगभग 77.8% जो जल होता है, जो टोटल जल है उसके अंदर 77.8% सोडियम क्लोराइड मिलता है, जो हमारे नमक की वो बताता है। सोडियम क्लोराइड नमक में भी तो वही होता है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा इतनी क्या होती है इसके अंदर। महासागरीय जल की बात कर रहे हैं हम। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%। तीसरा आप मैग्नीशियम सल्फेट देखिए, इसके प्रतिशत की बात करें तो 4.7%। फिर आता है आपका कैल्शियम सल्फेट, तो ये है आपका 3.8%। इस प्रकार से आपके बहुत सारे तत्व हैं जिनका वितरण जो है महासागर के अंदर मिलता है। अब देखिए इसी के अंदर एक है आपका पोटेशियम सल्फेट 2.5%। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट
ये आपको टेबल एज इट इज़ याद करनी है क्योंकि ये आपको एग्जाम में बनानी भी है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आपके मेन थे 6-7। उसके अलावा आपको देखो सबसे ज़्यादा जो लवणता का तत्व कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है, जिसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे तत्व हमारे ओशंस के अंदर, महासागरों के अंदर मिलते हैं, जिसकी वजह से ये जल जो है हमारे लिए पीने योग्य नहीं रहता। देखिए क्या रीज़न होता है कि मछलियाँ जो है वो महासागरों में और इनके अंदर ज़्यादा पनपती है, क्योंकि उनको वहाँ जो है उसी के प्रकार का एनवायरनमेंट मिल पाता है। जो ये सल्फेट वल्फेट जो भी चीज़ें हैं, ये अगर हमारे पानी में हो तो हम लोग इतना ज़्यादा वो नहीं डाइजेस्ट कर सकते ना। हमारा शरीर जो है, जब हम इतना लवणता वाले पानी को पिएंगे तो हमारे शरीर की सारी हड्डियाँ गल जाएंगी, और आप लोग जानते हैं जब सारी हड्डियाँ गल जाती हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब जो आप देखेंगे महासागरों की जो मछलियाँ होती हैं ना, अगर आप उनको नदियों के पानी में डाल देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती। रीज़न यही है कि उनको वहाँ के अनुसार क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट भी, और जो पानी का जो लवणता का जो तत्व है वो नदियों में नहीं होता इतना ज़्यादा जितना महासागरों में होता है। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब देखिए, अब महासागरीय जल में 3 गैसों का प्रभाव भी पाया जाता है। अब गैसों का प्रभाव देखिए, महासागरीय जल में 3 प्रकार की गैसें हैं जिनका प्रभाव पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, और एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो 48% आपका नाइट्रोजन होता है, 36% ऑक्सीजन, और ये 15 से 16% क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल जो है उसमें समुद्र के अंदर गैसों का प्रभाव। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोग समझ में आ रहा होगा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है ना, वो गहराई की ओर जाने पर बढ़ता है, समझ रहे हैं। गहराई में जब आप जाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी जो सतह है उसके ऊपर तो क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है, लेकिन अंदर की जो फोटोसिंथेसिस तो क्रिया होती नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ तक होगा, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच पा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जब आप अंदर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब देखिए आगे की जितने भी आपको अभी सिद्धांत विधांत बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, और अभी लवणता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।